कुछ पॉइंट लिखिएगा, कॉपी में लिखना है। बोले यस सर। लिखिएगा, शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए। शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए। शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए। शरद, बी से बसंत, वी से वर्षा। शरद, बसंत, वर्षा। कैसे करके लिखिएगा, दिवा स्वप्न निषेध। दिवा स्वप्न निषेध। लिखिएगा, आतप निषेध। अगला पॉइंट, आतप निषेध। फटाफट लिखिए, बहुत लंबा है। आतप निषेध, वर्षा शरद। वर्षा शरद। अगला पॉइंट, शरद को ग्रीष्म में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। शरद को ग्रीष्म में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। यानी अग्निकर्म शरद और ग्रीष्म में नहीं होगा। शरद को ग्रीष्म में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट, शरद को ग्रीष्म ऋतु में शरद को ग्रीष्म ऋतु में बसंती को दही नहीं देना चाहिए। बसंती को दही नहीं खिलाना चाहिए। शरद, ग्रीष्म, बसंत, दधि सेवन निषेध है। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, शबजी। शबजी। यानी ट्रिक क्या हो गया, एक तो वो वाला हो गया, ये भी हो गया, सब्जी में दही नहीं। श से शरद, ब से बसंत और जी से ग्रीष्म हो गया, सब्जी। यानी कि सब्जी के साथ दही नहीं। तो याद रखिएगा, दही सेवन इन 3 ऋतुओं में कंट्राइंडिकेटेड है। तो लिखिएगा, ग्रीष्म वर्षा। ग्रीष्म वर्षा मैथुन व्यायाम नहीं। मैथुन व्यायाम नहीं। लिखिएगा, गांव में मेवा नहीं। मेवा। गांव में, ग से ग्रीष्म, व से वर्षा। गांव में मेवा, में से मैथुन, व से व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो ग्रीष्म में वर्षा मैथुन व्यायाम, ग्रीष्म वर्षा में मैथुन व्यायाम निषेध। फिर लिखिएगा, आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। अगला लिखिएगा, हेमंत वर्षा। क्या वर्षा हेमंत करिए, वर्षा हेमंत में उदमंथ निषेध। उदमंथ निषेध। वर्षा हेमंत उदमंथ निषेध। लिखिएगा, वहां उदंडता नहीं। वहां, व से वर्षा, ह से हेमंत, वहां उदंडता नहीं। फिर लिखिएगा, अगला पॉइंट, हेमंत में प्रवात प्रमित आहार निषेध। लिख लीजिए, फिर बताते हैं। हेमंत में प्रवात प्रमित आहार निषेध। हेमंत में प्रवात, प्रवात का मतलब होता है तेज वायु। हवा तेज चल रही है, उसको प्रवात बोलते हैं। प्रवात और प्रमित आहार, प्रमित आहार मतलब नपातुला आहार, डाइटिंग। तो हेमा को जो है
प्रवात में डाइटिंग नहीं करना है। हेमा को प्रवात, प्रवात मतलब तेज वायु, प्रवात में डाइटिंग नहीं, या यूं कह सकते हैं कि हेमा को डाइटिंग नहीं करना है, यानी हेमंत ऋतु में प्रमित आहार, नपातुला आहार नहीं लेना है। अगला, शरद में, शरद में प्रागवात, प्रागवात, वसा, तैल, क्षार निषेध, प्रागवात, वसा, तैल, क्षार निषेध, प्रागवात, वसा, तैल एवं क्षार, इन सभी का निषेध रहेगा शरद ऋतु में। लिखिएगा, वर्षा में, वर्षा शरद में, अगला पॉइंट, सब पॉइंट करके लिखा रहे हैं। वर्षा शरद में आतप व अवश्याय, आतप व अवश्याय, अवश्याय ओस को कहते हैं, जो ओस पड़ती है, ओस की बूंदें। तो वर्षा शरद में आतप व अवश्याय निषेध। ब्रैकेट में लिखिएगा, शव पे, शव, श से शरद, व से वर्षा, शव पे ओस और धूप न पड़े, ओस एवं धूप न पड़े। तो ओस से क्या हो गया, अवश्याय को ओस बोलते हैं, मैंने बताया। आतप मतलब धूप, ओस और धूप से बचाना है शव को। अगला पॉइंट लिखिएगा, सर्व दोष प्रकोपक ऋतु कौन सी है? वर्षा। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, सर्व दोष प्रकोपक ऋतु वर्षा। अगला पॉइंट, सर्व दोषों की साम्यावस्था, सर्व दोषों की साम्यावस्था शरद ऋतु, शरद ऋतु। अगला पॉइंट, देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं, हम पढ़ा चुके हैं। जैंताक स्वेद किस ऋतु में? हेमंत ऋतु। हाँ, हेमंत हेमंत ऋतु। ऋतु। जैंताक स्वेद हेमंत ऋतु में। अगला पॉइंट, हंसोदक शरद ऋतु। शरद ऋतु। हंसोदक शरद ऋतु। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, हंसोदक, चरक, हृदय, काश्यप, मतलब किसने किसने डिस्क्राइब किया है? चरक, हृदय, काश्यप, RRS रस रत्न समुच्चय, रस रत्न समुच्चय। ब्रैकेट में लिखिएगा, अष्टांग संग्रह लिख के क्रॉस कर दीजिएगा। अष्टांग संग्रह AS लिखते हैं शॉर्ट में, AS। अष्टांग हृदय को AH, AS लिख के क्रॉस कर दीजिए। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, अंशुदक, अंशुदक, इसमें लिखिएगा भाव प्रकाश एवं हरित। भाव प्रकाश को BP कर सकते हैं, भाव प्रकाश एवं हरित। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, हारीत ने 4 प्रकार के जल बताए हैं, हारीत 4 प्रकार के जल। लिखिएगा, पापोदक, पापोदक, रोगोदक, पापोदक, रोगोदक, अंशुदक, पापोदक, रोगोदक, अंशुदक और आरोगोदक। आरो वाला पानी हारित पहले बता दिए थे, आरोगोदक। सर तीसरा क्या बोल रहे हैं? अंशुदक, अंशुदक में मैंने लिखा है ना हारित और भाव प्रकाश, तो वही जो हारित ने 4 प्रकार के जल बताए हैं, उसी में पापोदक, रोगोदक, अंशुदक और आरोगोदक। अगला पॉइंट हेडिंग डालिएगा, दोषों का निर्हरण, वही चल रहा है, पॉइंट ही सब चल रहे हैं, उसमें एक सब हेडिंग डाल लीजिएगा, दोषों का निर्हरण। वर्टिकल में लिखिएगा, वर्टिकल में लिखिएगा,
वात पित्त कफ ऊपर से नीचे। वात में लिखिएगा वर्षा, पित्त में शरद, और कफ में क्या रहेगा? ग्रीष्म। बसंत। वसंत। वसंत। हरेद बसंते श्लेष्माणाम पित्तम शरद निर्हरेद वर्षा समेद प्राग विकार समुच्चया। तो अब एक और इसके बगल में दूसरा कॉलम बनाइए, उसमें लिखिएगा क्रमशः प्रावट शरद बसंत। प्रावट शरद बसंत। वात का या तो वर्षा ऑप्शन रहेगा या तो प्रावट रहेगा। प्रावट शरद बसंत। एक और उसके बगल में कॉलम बनाइए, श्रावण। श्रावण। उसके नीचे पित्त में लिखिएगा मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष ब्रैकेट में अगहन। अगहन। उसी में लिखिएगा वाग्भट कार्तिक। वाग्भट कार्तिक। तो वात में हो गया श्रावण, पित्त में हो गया मार्गशीर्ष, अगहन और वाग्भट ने कार्तिक, और कफ में लिखिएगा चैत्र। और फिर लिखिएगा अगले कॉलम में वात में लिखिएगा नभ। नभ आकाश वाला नभ। मार्गशीर्ष वाले कॉलम में यानी पित्त वाले में लिखिएगा सह। नभ सह मधु लिखना है आपको। पहले में नभ, दूसरे में सह, और तीसरे यानी कफ में मधु। ये शहद वाला मधु नहीं, अभी बताएंगे कि दोषों को संशोधन के अनुसार भी, वो सारी दोषों को संशोधन के अनुसार भी ऋतुएं बांटी गई, उनका नाम दिया गया है, अभी लिखा रहे हैं उसको बता रहे हैं। तो नभ सह मधु। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका पहला वाला, और श्रावण मार्गशीर्ष और चैत्र वाला। तो उसका ट्रिक लिख लीजिए, स्कॉच। स्कॉच। एस फॉर श्रावण, क फॉर कार्तिक, और च फॉर चैत्र। ये तो हो गया वाग्भट का, ठीक है, स्कॉच। और एक और लिख लीजिएगा समूचा। समूचा। स से श्रावण, म से मार्गशीर्ष और च से चैत्र। तो उससे आप कर लेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, कुछ ऋतुओं के अन्य नाम भी लिख लीजिएगा। शरद, पहला लिखिएगा शरद, इसमें लिखिएगा शरद में लिखिएगा धर धरात्य। धर धरात्य। धर धरात्य कॉम घनात्य। घनात्य। घनात्य कॉम जलदात्य। जलदात्य। धर धरात्य, घनात्य और जलदात्य। अगला लिखिएगा ग्रीष्म का। ग्रीष्म। निदाघे। निदाघे। निदाघे कॉमा घर्म काले। घर्म काले। अगला पॉइंट बसंत कुसुमागम। कुसुमागम। अगला पॉइंट हेमंत। इसमें लिखिएगा हेमंत में हिम आगमे। हिम आगमे कॉमा तुषार। तुषार कॉमा शिशिरागमे। शिशिरागमे। अगला पॉइंट लिखिएगा बसंत शरद प्रावट। बसंत शरद प्रावट साधारण ऋतुएं हैं।
बसंत शरद प्रावट ब्रैकेट में बीएसपी साधारण ऋतुएं हैं। इन्हीं ऋतुओं में संशोधन करना चाहिए। इन्हीं ऋतुओं में संशोधन करना चाहिए। अगला पॉइंट, यदि ऋतु में महाभूत पूछे, यदि ऋतु में महाभूत पूछे तो ऋतु में महाभूत पूछे तो रस के भौतिक संगठन द्वारा उत्तर होगा। रस के भौतिक संगठन द्वारा उत्तर होगा। कल हमने आपको टिकटू और नीचे से एमएलए बताया था, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। और तिकलम हम पहले बता चुके हैं। पिताजी की बातों पे आम्ल और वीआईपी को कसना है, ये ट्रिक हम पहले आपको बता चुके हैं। तो यदि ऋतु में महाभूत पूछे कि शिशिर ऋतु में कौन सा महाभूत डोमिनेंट होगा, इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर आपका रस लगेगा और ब्रैकेट में इंदु लिख लीजिए। ये बात इंदु ने बताई। यदि ऋतु में महाभूत पूछे तो रस के भौतिक संगठन द्वारा उत्तर होगा, ब्रैकेट में इंदु। अगला पॉइंट, यमद्रष्टा। यमद्रष्टा किसने बताया है? सर शारंदर ने। हाँ, शारंगर। कंफ्यूजन होता है कि कौन कौन सी दो ऋतुओं को उन्होंने ऐड किया है, तो लिख लीजिएगा काल का आगमन। काल का आगमन, वैसे भी यमराज काल हैं, तो काल का आगमन। तो काल से हो गया कार्तिक, कार्तिक और आगमन से अगहन। कार्तिक और अगहन। तो इन दो ऋतुओं को ऐड किया गया है यमद्रष्टा में। कुछ कुछ दिन उसमें लिए जाते हैं और बता रहे हैं। कुछ छूटने न पाए ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है बात। वैसे ही वो बनाइएगा। पहले तो आप ये जान लीजिए इन ऋतुओं को हिंदी महीने जो होते हैं किसमें रखते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है, जैसे ग्रीष्म है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि ग्रीष्म में जब गर्मी पड़ती है, हम कहते हैं कि ज्येष्ठ का महीना या जेठ का महीना चल रहा है, बहुत गर्मी पड़ती है ना, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ज्येष्ठ और आषाढ़। फिर बारिश में बोलते हैं सावन का महीना चल रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, श्रावण और भाद्रपद हो जाएगा। तो स्टार्ट जहाँ ग्रीष्म से करना है, चाहे वर्षा से, जहाँ से आपको सही लगे, क्योंकि ये हमको पता रखा है कि गर्मियों में जो है जेठ का महीना बोलते हैं, जेठ और आषाढ़, और फिर उसके बाद बारिश के महीने को सावन का महीना बोला जाता है, तो श्रावण और भाद्रपद हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है अगला जो है अश्विन और कार्तिक। तो शरद में क्या हो जाता है, अश्विन और कार्तिक। हेमंत में देखिएगा क्या आएगा, मार्गशीर, इसको अग्नि भी बोला जाता है। मार्गशीर और माघ दोनों अलग अलग, ठीक है ना, मार्गशीर और पौष, मार्गशीर और पौष। ज्येष्ठ आषाढ़ तो हमने लिख दिया। वो समय याद करिए जब हम लोग नवरात्र में पूजा करते हैं देवी का, तो कौन सा नवरात्र होता है वो,
चैत्र नवरात्र अगर गर्मियों को ठीक कर दीजिए, क्या हो गया चैत्र और वैशाख। वैशाख में जो वैशाख, चैत्र और वैशाख 2 महीने तो ये हो गए, ठीक है ना। उसके पहले हम लोग होली मनाते हैं। होली का महीना कौन सा होता है? फाल्गुन होता है ना। उसके बाद में माघ आ जाएगा, कड़क वाली ठंड पड़ती है, प्रयाग में माघ का मेला भी लगता है ना। तो माघ फाल्गुन, फिर उसके बाद हम यहाँ पे बसंत से, तो अगर हमने बसंती मान लिया तो बसंती का चित्र ऐसे करके हम उसको पढ़ते थे, याद करते थे, हमको कभी गड़बड़ नहीं होता है ना। फिर फ्लो में चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, अश्विन को क्वार भी बोलते हैं। जैसे मार्गशीर्ष को अगहन बोलते हैं, अश्विन को क्वार भी बोलते हैं, क्वार का है ना। तो ये तो हुआ हिंदी महीनों के नाम। शिव जी वर्ष है वैसे ही करेंगे हम लोग। फिर बसंती से स्टार्ट करेंगे, चैत्र वैशाख, फिर गर्मियों में जेठ आषाढ़, फिर वर्षा में सावन भादो, फिर उसके बाद क्वार कार्तिक या अश्विन कार्तिक, है ना। कुछ भी आप याद कर सकते हैं यहाँ पे। इसको आप एस ए के भी कर सकते हैं, सैक यानी कि शरद में अश्विन और कार्तिक आ गया। इसको आप हेमंत, मार्गशीर्ष और पौष ये भी कर सकते हैं, HMP भी कर सकते हैं। वो ट्रिक बनाने का है, आप कैसे बनाते हैं। आगे बढ़ा जाए, बोलिए। यस सर। यस सर। ये तो हुआ हिंदी महीनों के नाम। वैसे भी बनाइए, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। अब आपको बताएंगे संशोधन की दृष्टि से, संशोधन की दृष्टि से इसमें लीजिएगा। शिशिर के एक ट्रिक बता रहे हैं पहले तो हम आपको। दिख रहा है सबको? यस सर। क्या हो गया? किसी सीक्वेंस हमको, जिस सीक्वेंस में हमने ऋतु लिखी है उसी सीक्वेंस में हमने ये भी लिख दिया, ठीक है। इसको संशोधन या स्वस्थ की दृष्टि से स्वस्थ की दृष्टि से क्या ट्रिक बना? तमशु नाइस, में लिखेगा तप तपस्वी, तप तपस्वी या तपस्वी, तप तपस्वी। वहां से हो जाएगा मधु माधव, सूची और शक्र। शक्र किसका पर्याय बताया था हमने सूत्र एक में? इंद्र सर शक्र इंद्र का। इंद्र का। तमशु से क्या हो गया? तप तपस्वी, शिशिर ऋतु को बोलते हैं तप तपस्वी। बसंत में क्या क्या आ जाएगा? मधु माधव महीना आ जाएगा, और ग्रीष्म में आ जाएगा सूची और शक्र। ये सब महीनों के नाम होते हैं। जैसे हम लोगों ने जेठ आषाढ़ पढ़ा, श्रावण भाद्रपद पढ़ा, वैसे ये सभी स्वस्थ वृत्त के दृष्टि से महीने हैं। तो शिशिर में कौन कौन सा आ जाएगा महीना? तप तपस्या, बसंत में मधु माधव, ग्रीष्म में सूची और शक्र। तमशु फिर आता है नैश, न में लिखिएगा नभ नभस्त्र, नभ नभस्त्र। ई से लिखिएगा ईश्य, ईश्य ऊर्ज। ऑब्जेक्टिव कभी गलत नहीं होगा। अगर आपको ट्रिक पता है तो सामने आपको ऑप्शन मिलेगा, ईश्य ऊर्ज,
ईश और ऊर्ज, और श लिखेगा सह सहस, सह सहस, सह सहस। सर ये आचार्य श्लोक ने बताया ना। शारंग इसी में अगला कॉलम लिखिएगा, एक सारंगर हो गया। अभी आपको इसी से समझ में आएगा, तमसु नहीं, पर ये याद है तो कर लेंगे। एक तरीका और होता है, हम लोग ऋतुओं कैसे लिखते हैं, बसंत से स्टार्ट करते हैं। बसंत, फिर ग्रीष्म, फिर क्या आता है, श्रावण, फिर इसके बाद वर्षा, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, इसको हम कहते हैं बीजेपी से स्टार्ट करते हैं, बीजेपी। फिर इसके बाद क्या आता है, वर्षा, शरद, हेमंत। तो ये हुआ संशोधन की दृष्टि से, इसको लिखते हैं संशोधन की दृष्टि, वो स्वस्थ व्यक्ति की दृष्टि से, ये संशोधन की दृष्टि, इसको लिखेगा संशोधन की दृष्टि से। बसंत में हो जाता है आपका तपस्य, आता है मधु। ग्रीष्म में आ जाएगा आपका माधव, शुचि। श्रावण में शुक्र, नभ। वर्षा में नभस्य, ईश। हेमंत विलास में अगर सहस से तप। अब आप सोच रहे हैं सर याद कैसे करेंगे, ये तो पूरा खिचड़ी पका दिया आप। तो याद ऐसे करेंगे हम, हमको वही ट्रिक लिखना है, तमसु नईस। ठीक है, याद आ रहा है। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, हेमंत का सेकेंड हाफ। तो यहाँ क्या आ गया, तो त के साथ क्या लिखेंगे, तपस से, यानी त से तप हुआ, उसके साथ में क्या आएगा, तपस। तो तपस यहाँ गया। फिर दूसरा क्या था उसमें, म, तमशु। दूसरा वर्ड क्या था उसमें, लेटर म था, उसी के बगल में म, मधु। मधु के साथ में क्या आया, माधव। माधव। फिर उसके बाद तीसरा क्या था, शु, तमशु। तो शु के बगल में आ गया शुचि और शुक्र, शुचि और चक्र। तो इसके बाद तमशु, फिर क्या था, न से नभ, नभस्य, ई, ईश और ऊर्ज, फिर स, सह, सहस्त्र।
तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। समझ में आई बात? उसी ट्रिक को हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, हेमंत का सेकंड हाफ। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। लिख लीजिए हिंदी में कि तमशु नईस को ही हमको हेमंत का सेकंड से स्टार्ट करना है। और सेम बिल्कुल वैसे ही रहेगा शिवजी वसुदेवा। जिससे बाद में जो कॉपी बंद हो जाए 6 महीने बाद दोबारा खोलो तो दिमाग घूम जाएगी, हम क्या किए थे, खुद ही को नहीं याद रहता कि हम क्या किए थे। अभी तो करंट में पढ़ रहे हैं तो याद रहता है कि हम क्या किए हैं, उस समय याद करने के लिए तमशु नईस वही वाला रहेगा, फर्स्ट वाला ही बस हमको करना चाहिए। वो ट्रिक हमको हेमंत वहां पर हमने शिवजी से स्टार्ट किया था जस्ट पहले से, और यहाँ पे हेमंत का सेकंड हाफ से स्टार्ट करना है। तो त म शु न ई श, ये वही आ गया, म शु न ई श, तप यहाँ पे देखिएगा। अब देखिएगा अगर हम स्टार्ट करें त म शु न ई श, तो नया कि नहीं, खाली तप ऊपर से कहाँ आ गया, नीचे आ गया, और ये सभी सेकंड हाफ में आ गए, पहले किधर थे, फर्स्ट हाफ में। समझ में आ रहा है ना? यस सर। मतलब ये सारे जो ट्रिक हमने बताया था कि दाहिने तरफ आ गया है और तप नीचे चला गया है ऊपर से, बस ये फर्क हुआ। अगला लिखिएगा, समझ में आ गया? यस सर। और यही थोड़ा सा दिक्कत होता है। राशियों के अनुसार ऋतुओं के नाम कभी सुना है ऐसा? कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, ये होता है, तो उनका भी ऋतुओं के अनुसार कुछ कनेक्शन है, कभी ऐसा सुना है? Yes, sir. यस सर। एक ट्रिक है, भूमि में बैल, भूमि में बैल, तो कु से हुआ क्या, कुंभ। ध्यान रखिएगा, ये भूमि में बैल वाला जो ट्रिक हम बता रहे हैं, बीजेपी वाले में लगता है यही हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। हम करते चाहे शिव जी वसुदेव वाले में लगा देते और हमारा आंसर गलत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो ट्रिक हम बता रहे हैं किसमें लगेगा, प्रावट वाले ऋतुओं में। ठीक है, याद रहेगा ये सीक्वेंस हमको प्रावट वाला, जिसमें प्रावट आता है उसमें अप्लाई करना है। तो भूमि, ऊ से कुंभ, मी से मी, फिर आता है भूमि में, लेकिन में हमने लिखा है ना, ऊ से कुंभ हो गया, मी से मी, फिर में से क्या हो जाएगा, मेष। मेष। फिर हमने लिखा है बैल, बैल मतलब क्या होता है, वृषभ। भूमि में बैल। अब लिखिएगा अगला, मिक सिक, मिक कैसे लिखना बताइए, सिक, मिक सिक, लिखिएगा पी वी, यहाँ पे आएगा हेमंत में घम, जैसे लिखा हुआ है, या यहाँ पे भूमि में बैल, मिक सिक, पी वी घम। हो गया? तो मी से क्या हो जाएगा, मिथुन, मिथुन। क से कर्क। कर्क। ध्यान रखिएगा, क 2 बार आया है तो कन्या जो है वर्षा में जाएगी, कन्या जो है वर्षा में जाएगी, बारिश में जो है कन्या भीगेगी, है ना, तो जो है वर्षा, क कन्या करिए, तो कर्क ही रहने दो, तो कन्या। सी से सिंह, सिंह। है ना, कोई सिंह कन्या में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। टी से क्या हो जाता है, तुला, और वी से वृश्चिक, वृश्चिक। और ध से धनु, धनु। म से मकर। मकर। ठीक है, ये हो गया राशियों के अनुसार ऋतुओं के नाम। ठीक,
भूमि में बैल मिक्सित टीवी हम 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाए। भूमि में बैल मिक्सित टीवी हम। हिंदी महीने हम याद करेंगे किससे? बसंत से स्टार्ट करेंगे, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, कुआर कार्तिक और अगहन पौष। कुआर को क्या बोलते हैं? अश्विन बोलते हैं। अगहन को क्या बोलते हैं? मार्गशीर्ष बोलते हैं। आता है शिशिर में माघ और फागुन। हो गया? सर ये मिथुन कर्क वाला जो सर कर्क है सर, ये प्रावृत में आ रहा है, सर इसको मतलब 2 का आ रहा है तो सर इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, निक्का सिक्का टीवी पर धूम मचा दिए। क्या सब अपना अलग अलग बनाते हैं? जो हमने बनाया था निक्का सिक्का जो बनाना है बनाओ, सब अपना अलग अलग बताते हैं। मेरा जो है वो अलग बनाया है, तो जो बनाना है भैया जी वो बनाइए आप। निक्का सिक्का तो बतिया तो वहां भी वही आएगी ना। हमने आपको बताया कि सिंह कन्या है, वैसे भी वर्षा कन्या, तो वहां पे जब इतना प्रेशर रहता है तो कोई तो फार्मूला ऐसा स्ट्राइक कर जाएगा वहां पे आपको। कन्या वर्षा में थी तो गलत नहीं होगा। लिखिएगा कुछ पॉइंट और। श्रेष्ठ माह, श्रेष्ठ माह मार्गशीर्ष, श्रेष्ठ माह मार्गशीर्ष। अगला पॉइंट प्रदोष, प्रदोष डैश करके लिखेगा रात्रि का आरंभिक काल, रात्रि का आरंभिक काल, रात्रि का आरंभिक काल। अगला पॉइंट लिखिएगा सुश्रुत ने संशोधक का वर्णन नहीं किया है, सुश्रुत ने संशोधक का वर्णन नहीं किया है। अगला लिखिएगा जहां पे आपने लिखा था ना काल का आगमन, वहीं पे लिखिएगा कार्तिक माह के अंतिम 8 दिन, अगहन के प्रारंभिक 8 दिन। तो काल का आगमन हमने यमद्रष्टा में लिखाया था कार्तिक के अंतिम 8 दिन और अगहन के प्रारंभिक 8 दिन। शारंगर वाला जो हमने लिखाया था यमद्रष्टा। हो गया? Yes, sir. अगला पॉइंट लिखिएगा ऋतु संधि, ऋतु संधि। चौदह दिन। यमराज आते हैं तो आदमी सो जाता है, तो कंफ्यूजन एक होता है कि किसमें 14 दिन वाला है किसमें 16 दिन वाला है। तो सो जाना मतलब 16, 16 सो, याद रखना। यमद्रष्टा 16 दिन का होता है और ऋतु संधि कितने दिन का है? 14 दिन का है। तो लिखिएगा ऋतु संधि में वाग्भट के अनुसार कुल 14 दिन, कुल 14 दिन। इसमें लिखिएगा गत ऋतु का अंतिम सप्ताह। होता है ना कि चरक में भी आया हुआ है कि जैसे उन्होंने ग्रीष्म ऋतुचर्या अलग बताया है पथ्य अपथ्य के बारे में, और फिर उसके बाद वर्षा आ रही है, वर्षा का अलग बताया है। तो हमको ग्रीष्म ऋतुचर्या और वर्षा ऋतुचर्या दोनों को सडनली नहीं छोड़ देना है। पता चला आज ग्रीष्म खत्म हो गया, कल वर्षा शुरू हो रही है, तो अचानक से हमको जो है ग्रीष्म वाला छोड़ के आहार विहार वर्षा पे नहीं आ जाना है। तो कैसे हम, जैसे हमको पता चल गया कि 1 हफ्ते बचा हुआ है वर्षा आने में, तो तभी से हम वो ऋतु संधि मान लेंगे 14 डेज को, और उन 14 डेज में आने वाले ऋतु का धीरे धीरे पथ्य सेवन करते हैं और जाने वाले ऋतु का धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ करते हैं। तो ऋतु संधि का महत्व है, ठीक है। तो गत ऋतु का यानी जो ऋतु बीत रही है उसके अंतिम 7 दिन, और जो अगली ऋतु है जो आने वाली जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं उसके प्रारंभिक 7 दिन। समझ में आया ऋतु संधि क्या होता है? एक जंक्शन हो गया, ज्वाइंट हो गया,
जैसे अभी करंट में जो ऋतु चल रहा है उसके आखिरी के 7 डेज और जो आगे आने वाली ऋतु है उसके प्रारंभिक 7 डेज, 7 7 14। लिखिएगा एक पॉइंट और, फिर उसके बाद हम लोग बुक से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। ऋतुचर्या प्रारंभ, ऋतुचर्या प्रारंभ, चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों ने हेमंत से प्रारंभ किया। मतलब जो डिस्क्रिप्शन बुक में दिया गया है वो हेमंत से प्रारंभ। तो पहली ऋतु हेमंत थी जहाँ से चर्चा शुरू की गई, शिशिर नहीं है। ऋतुचर्या प्रारंभ चरक, सुश्रुत, वाग्भट हेमंत से, नागार्जुन वर्षा से, नागार्जुन वर्षा। अब नागार्जुन देखिए ऊपर उड़ने वाला र लगा हुआ है, वर्षा में भी बना हुआ है, तो याद रखता है कि नागार्जुन का वर्षा है। ऋग्वेद में शरद ऋतु, ऋग्वेद में शरद ऋतु के प्रारंभ। चरक सूत्र 6, पश्चात अध्याय खोलिए फटाफट। देखिएगा लिखा हुआ 3 नंबर श्लोक देखिएगा। चार श्लोक में देखिएगा, श्लोक नंबर 4, षडंगम ऋतु विभागेन, षडंगम ऋतु विभागेन यानी 6 ऋतुएं यही बता रहे हैं संख्या उसकी। उसमें क्या है, तत्र आदित्य, आदित्य जो होता है उत्तरायण रहता है तो आदान काल है उत्तर की ओर। आदित्य जो है, आदित्य यानी सूर्य जब उत्तर की ओर है तो आदान काल है, ठीक है। उसमें क्या क्या है उसमें लिखा हुआ देखिएगा, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म इन ऋतुओं में उत्तर की दिशा में गमन करता है उत्तरायण और आदान काल है। और वर्षा, शरद, हेमंत इन ऋतुओं में सूर्य दक्षिण की ओर गमन करता है, दक्षिणायन वर्षाधीन। आदि करके आ गया, वर्षा, शरद, हेमंत, पुनः हेमंत, हेमंतांतान, दक्षिणायनम, विसर्ग च। मतलब नीचे के 3 जो हैं, सूर्य जो आदित्य है वो दक्षिणायन गमन करता है और उसको विसर्ग काल कहते हैं। तो हमने आपको कल चार्ट में बता रखा है, कुछ यहाँ पे याद नहीं करना है, उसी चार्ट से पूरा का पूरा हमको पढ़ना है। विमर्श की चौथी लाइन देखिएगा, तत्र संवत्सरो द्विधा, त्रिधा, षोढ़ा, द्वादशधा, भूयश्चातः। मिला कुछ ऐसा? यस सर। यस सर। 6 विभाग, 6 विभाग कौन कौन से हैं लिखा हुआ, वही हिंदी महीनों के बारे है ना, हिंदी महीनों के बारे में लिखा हुआ है 6 विभाग, उसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद तेषाम तपस, वो जो हमने आपको उससे बताया तमशु नईस वाला, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे हमने बताया वैसे पढ़िए, मार्क करा दें जिससे आपको ये पता है कि हमारी बुक में भी वो चीज है। वहीं अगले पैराग्राफ में देखिएगा लिखा हुआ है, जहाँ लिखा हुआ है यहाँ तप से माघ, तपस से फागुन, मधु से चैत्र, माधव से वैशाख, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तीसरी लाइन देखिएगा, यह विभाजन स्वस्थ वृत्त की दृष्टि से मनुष्यों के आहार विहार के लिए किया गया है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हमने आपको लिखाया अभी, मिला कि नहीं मिला? यस सर। यस सर। और विमर्श में अगले देखिएगा, प्रयोग तथा संशोधन की दृष्टि से ऋतु विभाग भिन्न रूपों में किया गया है, जो इस प्रकार है, हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है। उसी के नीचे देखिएगा, प्रावट, शरद, बसंता इति साधारण ऋतु, उसी के बगल में आया हुआ साधारण लक्षणात्रय ऋतु, प्रावट, शरद, बसंत, यही हमने आपको बताया बीएसपी कैसी ऋतु है, साधारण ऋतु है और इसी में संशोधन किया जाता है। मिला? यस सर।
Yes, sir. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बीएसपी याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। विमर्श बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, कुछ लोग विंध्य के बाद, एक पैराग्राफ ना, कुछ लोग विंध्य के दक्षिण में, उसके बाद वाला देखिएगा, इस प्रकार उपर्युक्त मत में स्वस्थ वृत्ति की दृष्टि से विंध्य के दक्षिण भाग में, इसकी लास्ट लाइन देखिएगा, सुश्रुत में संशोधन के लिए प्रावट को लेकर और स्वस्थ वृत्ति के लिए शिशिर को लेकर 6 ऋतुएं मानी गई, उसको अंडरलाइन करिएगा। अब इसके बाद श्लोक नंबर, नीचे नंबर नहीं पड़ा हुआ है, विसर्गे पुनर्वायो नादिरुचा प्रवांति, ऐसा कुछ करके मिला श्लोक, Yes. उसी में आया होगा सोमश्च व्याहत बलः, तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी में विसर्ग काल में वायु अत्यंत रूक्ष नहीं बहती है, विसर्ग काल में वायु अत्यंत रूक्ष नहीं बहती है, किंतु आदान काल में अतिरूक्ष वायु बहती है। विसर्ग काल में चंद्रमा बलवान होता है, और आदान काल में कौन बलवान होता है? सूर्य बलवान होता है। आदान काल में सूर्य बलवान होगा और विसर्ग काल में चंद्रमा बलवान होता है, ठीक है ना। कल हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि ग्रीष्म ऋतु में बल कैसा होता है? सबसे हीन होता है, कम होता है। कम होता है। का एक रीजन ये भी है, यूं समझ लीजिए कि सूर्य अपनी ऊष्मा से शरीर का सारा बल खींच लेता है, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी ठंड में हमारी जठराग्नि प्रबल होती है, गाजर मटर हलवा खा खा के आदमी खाली रजाई में सोता है ना, और उस तरीके से उसके शरीर का बल बढ़ता है। फिलहाल आगे आते हैं, श्लोक नंबर 5। आदानम पुनर्आग्नेयम, आदान काल को आग्नेय काल भी कहा जाता है, मिला 5 नंबर श्लोक। यस सर। Yes, sir. आदान को आग्नेय भी कहा जाता है, और क्या है? सूर्य वायु और चंद्रमा काल स्वभाव से मार्ग का ग्रहण कर काल ऋतु रस दोष और देह बल की उत्पत्ति में कारण होते हैं। यहाँ पे सूर्य को, वायु को और चंद्रमा को, है ना, इनकी जो गतियां होती हैं उनके आधार पर काल ऋतु रस दोष ये सभी परिवर्तित होते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है, ये सभी इनकी उत्पत्ति में कारण होते हैं। हम जानते हैं कि विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न रसों का होता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, है ना। विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग दोषों का संचय प्रकोप होता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, ये लोग हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसी के विमर्श में लास्ट में वर्ग चिकित्सा का एक लाइन आया होगा, योग वाह परम वायु संयोगाद उभयार्थ उष्णकृत तेजस्ता युक्तः शीतकृत सोम संशया, मिला वर्ग चिकित्सा। यस सर। Yes, sir. अंडरलाइन करिएगा। इसके बाद 6 नंबर श्लोक का विमर्श इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर श्लोक का विमर्श, उससे पहले देखिएगा 6 नंबर श्लोक की हिंदी। आदान काल में प्राकृतिक और शारीरिक बल की स्थिति, आदान काल में सूर्य अपनी किरणों द्वारा संसार के स्नेह भाग को ले लेता है, और वायु तीव्र और रुक्ष होकर संसार के स्नेह भाग का शोषण करती है ना। वायु भी तीक्ष्ण रहती है, सूर्य भी तेज रहता है, तो जो शरीर का स्नेह अंश होता है जो बल प्रदान करता है उसका शोषण हो जाता है। परिणाम स्वरूप शिशिर बसंत और ग्रीष्म इन 3 ऋतुओं में रुक्षता उत्पन्न हो जाने से रुक्ष रस यथाक्रम तिक्त कषाय और कटु रसों की वृद्धि हो जाती है। याद करिए वो ट्रिक तीक कटु याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. नहीं तो बताया। आगे विमर्श की 7वीं 8वीं लाइन देखिएगा। सुश्रुत ने इस प्रकार कही है, उत्तरम च शिशिर बसंत ग्रीष्म तेषु भगवान आप्य अर्कः तिक्त कषाय कटुकाश्च रसः बलवंतो भवन्ति, यानी क्रमशः शिशिर बसंत ग्रीष्म में तिक्त कषाय और कटु रस बलवान होते जाते हैं। उत्तरोत्तरम च सर्व प्राणिनां बलम हीयते, और उत्तरोत्तर क्रमशः प्राणियों का बल कैसा होता है? हीयते, क्षीण होता रहता है। क्षीण होता है। शिशिर से ग्रीष्म तक क्रमशः बल क्षीण होता रहता है। तो यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके बाद ज्यादा पढ़ा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि अगले वाले में दिया हुआ है क्या, दक्षिणायन की बात, विसर्ग काल की बात कर रहे हैं, और उसी के लास्ट लाइन 7 नंबर श्लोक की हिंदी में लास्ट में लिखिएगा, अतः अम्ल लवण और मधुर, मिला
यस सर। Yes, sir. ये भी हम आपको सब उस चार्ट में पढ़ा चुके हैं, और उस चार्ट से बाहर कुछ भी नहीं है, उस चार्ट से बाहर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पेज में देखिएगा, बलम अभिवर्धते, पहला शब्द पुरानी किताब में होगा, यानी कि विसर्ग काल में क्रमशः बल बढ़ता है, बलम अभिवर्धते ऐसा कुछ करके लिखा होगा आपके विमर्श में। फिर आदान विसर्ग काल में डिफरेंस दिया हुआ है, सूर्य उत्तरायण होता है, उसमें दक्षिणायन होता है, या आग्नेय होता है, विसर्ग सौम्य होता है। आदान में वायु रुक्ष होती है, इसीलिए शरीर के जलीयांश का, स्नेहांश का शोषण कर लेती है, और उसमें वायु अति रुक्ष नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, एक में रुक्ष होती है कहा गया, एक में रुक्ष नहीं होती। ये नहीं कहा गया कि स्निग्धता होती है, रुक्षता के संदर्भ में है। एक में चंद्रमा का बल अधिक रहता है, एक में कम रहता है, ऐसा कुछ है। तो पहले वाले में चंद्रमा का बल क्षीण रहता है, विसर्ग में बलवान हो जाता है। पहले वाले में सूर्य का बलवान रहता है, तो दूसरे वाले में विसर्ग में सूर्य का बल कम हो जाता है। इस तरीके से देख लीजिएगा। और यथाक्रम आदान काल में बल घटता है और उसमें बल की प्राप्ति होती है। और श्लोक नंबर 8, अब यहाँ पढ़ाते रहेंगे तो फिर हम नहीं रुकेंगे, आप अगली क्लास में, ठीक है। जो हमने ट्रिक आज बताया है याद करने का, उसको पढ़ लेना, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। जैसे शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए, इस तरीके से जो हमने पॉइंट आपको लिखाए हैं, क्योंकि जब हम श्लोक पढ़ाएंगे पार्टिकुलर ऋतु का, तो हम आपको बताएंगे कि ऐसे हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अगला लेक्चर ये सच्चा तिथि का फाइनल लेक्चर होगा, ऋतुचर्या का। फिर उसके बाद हम लोग अधारणी वेग स्टार्ट करेंगे। शाम की क्लास यथावत चलेगी, वमन के बाद विरेचन, ठीक।